Hello everyone, once again welcome to my channel. Actually last time we talking about the so many important chapters regarding to the English language, but somewhere it is very important. If you want to speak in English, there are some important and basic concepts you should know first. बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जो हमारे क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रिटन फॉर्म इज़ अ डिफरेंट एंड स्पोकन फॉर्म इज़ ऑल्सो डिफरेंट. इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश ऐसे समय पे आते हो तो आपको उसके लिए बेसिक नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली बोल सकते हो, बिकॉज स्पोकन फॉर्म इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. और जैसे ही रिटन फॉर्म की बात आती है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. These are the basic concepts. So आपको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज. सो टुडे चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट्स. उसमें क्या आता है? बेसिक कंसेप्ट में आता है किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो आपको उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है. इसके लिए क्या करना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. हेल्पिंग वर्ब को अगर सीखना है तो यू शुड नो दैट व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे वर्ड्स में भी मीनिंग है. आप हेल्प का मीनिंग समझ सकते हो. हेल्प करने मतलब मदद करना, यानी कि किसी को सहाय करना. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमको हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द टेंस. हाँ, किसी भी सेंटेंस में कौन सा टेंस है उसको समझने के लिए अपने को ये वर्ब्स हमेशा हेल्प करते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब्स, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है. आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है और फ्यूचर टेंस है. ये तीनों टेंस को अगर समझना जरूरी है तो फिर समझने के लिए क्या क्या, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके माध्यम से हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो ऐसे कौन से वर्ब्स है जिनको समझना जरूरी है, तो हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं दो पार्ट. एक फर्स्ट वन इज आता है दैट इज प्राइमरी वर्ब्स. ओके, प्राइमरी वर्ब्स आते हैं. और सेकंड जो आता है मॉडल्स. या सेकंड पार्ट इज मॉडल्स. तो हम आज के चैप्टर में सीखेंगे पहले प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं, प्राइमरी क्यों कहा जाता है इनको. बहुत सिंपल सी बात है. जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्राइमरी वर्ब्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है. मतलब वो अगर वर्ड्स वहाँ पे नहीं होंगे तो उसका मीनिंग नहीं होता है. दैट इज़ द मीनिंगलेस सेंटेंस. या देयर इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स. इफ़ यू जस्ट पुटिंग देम एट द प्रॉपर प्लेसेस तो फिर उसका मीनिंग पता चलता है. इसीलिए हेल्पिंग वर्ब्स में प्राइमरी वर्ब्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस है. फिर प्राइमरी वर्ब्स कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है एम, इज एंड आर. दीज आर प्राइमरी वर्ब्स. ये आता है प्रेजेंट टेंस के लिए. ठीक है, ये प्रेजेंट को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप एम, इज, आर का इस्तेमाल कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट आता है फिर उसके बाद में was and where. ये पास्ट टेंस को समझने के लिए इतना सिंपल है. अगर कुछ सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हो तो आप इनको लेकर वो सेंटेंस बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सेंटेंस होता है आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, या शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल वूमन, या दे आर वेरी हॉनेस्ट पीपल ऑफ इंडिया. ऐसे कुछ सेंटेंस है जो बोले जाते हैं जिसका मतलब अगर हम समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है हिंदी में है, मतलब ही इज़ अ हॉनेस्ट पर्सन, या वो आदमी बहुत ही ईमानदार है. मतलब प्रेजेंट में बोलना है. अगर ये सेंटेंस को, ये वर्ब्स को अगर आप उसमें इस्तेमाल करते हो तो सेंटेंस का मीनिंग बहुत सीधी तरह से समझ में आता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए प्राइमरी वर्ब्स. हाँ, अगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हमको पास्ट में लेकर जाना पड़ता है, मतलब वो था मतलब तो सो ही वॉज वेरी हॉनेस्ट पर्सन मीन्स नाउ डेज ही इज़ नॉट वेरी लॉयल. सिंपल है. मगर वो आदमी बहुत ईमानदार था, पता नहीं उसको क्या हो गया कि आजकल वो ईमानदार नहीं है. इट मीन्स दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, सो आप बोल सकते हैं यस ही वॉज अ वेरी लॉयल पर्सन. हाँ, वो बहुत ही ईमानदार आदमी था.
मतलब था का इस्तेमाल करना है तो फिर वॉज को आप और या वेयर को यूज कर सकते हैं। अभी इसमें बात आती है कि सिर्फ यही प्राइमरी वर्ब्स है क्या, तो नहीं, इनमें भी एक रोल है। वो क्या है, तो आप बेसिक बोलने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम मॉडल्स का बाद में देखेंगे। इसमें होता है मॉडल्स का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी और कुछ वर्ब्स है जैसे कि डू है, फिर उसके बाद में डज है, हैव, हैज एंड हैड, ये भी प्राइमरी वर्ब्स में आते हैं। इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि डू डज के बारे में अगर देखना है तो क्या, तो डू और डज ये ऐसे वर्ब्स है जिनको प्रेजेंट में यूज करना है, लेकिन ये अकेले कभी नहीं आते हैं। फॉर योर वंस अगेन, फॉर योर जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो यू शुड नो दैट फर्स्ट व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज वर्ड्स ऑल्सो। ये सेंटेंस में वर्ड्स हमेशा आते हैं लेकिन अकेले कभी नहीं आते। इनके साथ अगर जोड़ना है तो आपको नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसको क्वेश्चन में भी यूज किया जाता है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द एनी सेंटेंस, अगर आपको एक सेंटेंस को बनाना है तो उसके लिए ये वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है हम लोग वो पढ़ रहे हैं। लेकिन डू और डज ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा अकेले नहीं आते, तो आपको इनके साथ में नॉट को इस्तेमाल करना है। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट नो एनीथिंग। हाँ, उनको कुछ पता नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है तो यस, दे डू नॉट नो एनीथिंग। आप ऐसा नहीं बोल सकते दे आर नॉट नो, ऐसा नहीं बोल सकते दे आर नॉट नो। आप ऐसा बोल सकते दे डू नॉट नो, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट सेंटेंस। मतलब नॉट का यूज करना है फिर तो आपको डू या डज का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपल है। डू को इस्तेमाल कर सकते हैं आई के सामने, ठीक है। उसके बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के सामने हमेशा उनको डू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू, आई, दैट इज अ वेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट आई, बट इंस्टेड ऑफ आई they do not know, we do not know, you do not know, such kinds of the sentences are there। मतलब do का रिलेशन हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है। और डज के बारे में, या he does not know, she does not know, मीन्स आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिटीजन ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का एक नागरिक है जो नहीं जानता है, डज नॉट नो एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, क्या हो रहा है आज भारत में, उसके बारे में उसको पता नहीं है। तो आप इस टाइप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, द सिटीजन ऑफ इंडिया डज नॉट नो एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे। सो ऐसा कुछ सेंटेंस है जहाँ पे डज आता है लेकिन उसके बाद में नॉट आता है। मतलब डज कहाँ पे आता है, सिंगुलर अगर वहाँ पे सब्जेक्ट है तो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि कैसे लिखा जाता है डू और डज के बारे में। अगर प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल अगर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। प्लूरल मतलब ज़्यादा, सिंगुलर मतलब एक ही। इसमें सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही आता है, उसके बाद में शी आता है, बराबर है। उसके बाद में अपन ईट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। तो ही के बाद में जो आता है वो हम ऐसा लिख सकते हैं, डज, शी डज, ईट डज। ओके, वेरी सिंपल। अगर हमको प्लूरल में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, तो आई एक ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद में वी आता है, उसके बाद में आता है दे और आता है यू। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके सामने हम डू लिख पाते हैं। डू मीन्स आई डू, वी डू, यस दे डू एंड यू डू। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, मतलब ये सब्जेक्ट के सामने यही वर्ड्स को यूज किया जाता है। सो दैट्स वाई वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये कुछ वर्ड्स है जिनका इंपॉर्टेंस है, इनके साथ ही उनका रिलेशन, दैट इज कॉल्ड द कॉन्कर्ड रिलेशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्कर्ड, CONCORD, द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्कर्ड रिलेशनशिप। नाउ हम अभी देखेंगे कि हैव, हैज और हैड के बारे में कैसे किया जाता है। हैव, हैज भी प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनका कुछ पर्पज है। वो पर्पज है दैट इज पोजीशन या पोजीशन, मतलब तुमसे लग के कोई चीज है, या बोलना है कि जैसे बोलना है कि समझो मेरे पास पैसे है तो आई हैव मनी,
मीन्स दैट इज द पोजीशन, मनी इज पजेस टू मी, मतलब पैसा मेरे पास है, तुम्हारे पास है, किसके पास है, तो ऐसे बोलते समय हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी सेम थिंग आती है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख पाएंगे कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आई के सामने हमेशा लिखा जाता है हैव, ठीक है, और वी के सामने हमेशा लिखा जाता है हैव, यहाँ पे भी हैव एंड देन हैव, ओके। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ऐसा कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे में। और व्हाट अबाउट ही शी इट, सो यहाँ पे हम लिख पाते हैं यहाँ पे हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, जस्ट लाइक। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू शुड नो वेरी क्लियरली। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो या आप अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो आपको इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। फिर सेंटेंस को अगर सही करना है, सही तरीके से लिखना है, तो आपको ये रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो, देयर शुड बी द परफेक्शन। हाँ, बोलने के लिए तुमको थोड़ा बहुत मतलब एक स्कोप मिल जाता है कि चलो बोलते समय हम कुछ करेक्शन कर लेते, मतलब एक सेंटेंस में गलती हो गया तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फॉर्म में वैसा नहीं होता है। रिटर्न फॉर्म में एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसको करेक्शन नहीं कर पाते। इसीलिए रिटर्न फॉर्म के लिए ये समझना, ये परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो यू शुड नो फर्स्ट दैट देयर इज द पर्टिकुलर रिलेशनशिप। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हैव हैज को कैसे कि लिखा जाता है, मतलब एक पोजीशन है तो उसके लिए लिखा जाता है, ठीक है। कौन सी भी चीज़ मेरे पास है, तुम्हारे पास है, उसके पास है, ऐसा बोलना है तो आप उस टाइम हैव और हैज का इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात हैड की, अभी हैड भी सेम पोजीशन में, लेकिन इसको पास्ट में यूज किया जाता है। हाँ, अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप हर किसी के सामने हैड लिख सकते हो। एक में वर्ड ऐसा है ये जो आई के सामने भी हैड लिख सकते हो, वी के सामने भी हैड लिख सकते हो, दे हैड, यू हैड, ओके, ही हैड, शी हैड, इट हैड, जस्ट लाइक दैट। मतलब उसके पास था, हाँ, उसके पास बहुत सारा पैसा था, ही हैड अ लॉट्स ऑफ मनी, हो गया सेंटेंस। हमको ऐसा बोलना था कि एक टाइम था, एक ज़माने में उसके पास बहुत सारा पैसा था सर। सो आप बोल सकते हैं इस तरह से, ही हैड अ लॉट्स ऑफ मनी। और अगर आज है तो ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ मनी, आज उसके पास है, था बोलना है तो आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सिंपल रिलेशनशिप है। और हैड के लिए आपको किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब सिंगुलर के सामने हैड यूज़ करना है या प्लूरल के सामने यूज़ करना है, वो सबके लिए हैड कॉमन है। मतलब इतना बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब ये सारे प्राइमरी नीड्स हैं, सो वी शुड नो फर्स्ट। मैंने पहले लिखा था यहाँ पे कि अगर हेल्पिंग वर्ब्स का पढ़ना है तो दो बातें समझ लो। पहली बात, एक तो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, सेकंड होते हैं मॉडल्स, लेकिन मॉडल्स को हम बाद में देखेंगे। आज के चैप्टर में हमको देखना था प्राइमरी वर्ब्स। तो प्राइमरी वर्ब्स जो है, इसको करने के लिए, समझने के लिए आपको ये सारे सेंटेंस देखना बहुत जरूरी है। आप इसको लेकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड जस्ट गो थ्रू इट, ट्राई टू लिसन वंस अगेन व्हाट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज हमको हेल्प करते हैं किसी टेंस को समझने के लिए। तो इस तरह से है हेल्पिंग वर्ब्स का जो चैप्टर था, जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और इसी को देखना है, अगर कुछ ग्रामर के और कुछ सारे पार्ट्स देखने हैं तो उसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं अलग अलग चैप्टर को लेकर, आप वो भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।